नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में देखिए कवर करेंगे स्टोव क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को, और आज ये 11% ऊपर है, लेकिन इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है जब से लिस्टिंग हुई है। अगर हम बात करें तो काफ़ी इन्वेस्टर्स इसमें फंसे हैं, और आज के मूव के बाद थोड़ी सी उम्मीद जगी होगी कि आगे और भी अच्छे लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो 395 का लेवल आज क्लोज हुआ है, 38-39 रुपये का भाव इसमें एडिशन हुआ है आज के दिन। तो अगर हम देखें 3 महीने का डेटा देखते हैं, चलिए 1 महीने का डेटा देखते हैं, तो 1 महीने में ये अभी भी 12% नीचे आज के मूव के बाद भी, तो 12% का फॉल आया है 1 महीने में। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में ये देख सकते हैं, यही मैं पेन की बात कर रहा हूँ, 36.5% ये नीचे है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी जगह शुरू हुआ है जहाँ पे उम्मीद नहीं थी कि इतना लंबा खींच जाएगा। तो ऑलरेडी इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बताया हूँ कि इसमें कंपनी को क्या दिक्कतें आ रही हैं। कंपनी के लिए कुछ अगर शॉर्ट में बता दूँ, दिक्कत यही थी कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी यहाँ पे कंपनी को वो बियर करनी पड़ रही थी, और वो कस्टमर्स तक पास नहीं हो रही थी। और दूसरी चीज़ थी कंपटीशन भी, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इस कंपटीशन को भी बढ़ा रहे थे। तो ये दो मेजर रीज़न थी यहाँ पे, एक तो रॉ मटेरियल का और दूसरा कंपटीटर जिनके काफ़ी एग्रेसिवली एंट्री लेते हैं इस सेगमेंट में। तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक जो है 36.5% 1 साल में गिरा है। और जब से लिस्टिंग हुई है अगर हम बात करें तो यहाँ पे 21% का फॉल है, लेकिन ये कम लग रहा होगा। इसलिए कम लग रहा होगा क्योंकि देख सकते हो आप रैली भी बनी थी नीचे से। तो अगर वहाँ से ऊपर से लेवल बात करें तो यहाँ देख सकते हो पैसे डबल हो गए थे, 1000 के लेवल्स हमें देखने को मिले थे। इसलिए अगर ऊपर के लेवल से अगर हम देखें तो 60-62% का करेक्शन हमें इस स्टॉक में देखने को मिला है। तो ये तो रही बात इसके रिटर्न प्रोफाइल की। अब बात करते हैं यहाँ पे कि चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट पे ऑलरेडी कुछ दिन पहले अपडेट दिया था कि ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया है यहाँ पे, और फॉल आएगी, और यहाँ पे आ चुकी है, और भी गिरावट आ चुकी है। हालांकि आज तो रिकवरी भी आई है। तो अगर हम इस लेवल से ही बात करें तो ये लेवल देखिए था, मैंने बताया था अराउंड 500 का था। 500 से ये 350 तक ये एक ही झटके में यहाँ पे पहुँच गया है। तो अब यहाँ पे हालांकि 400 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। अब देखते हैं, दो ऑप्शन हो सकता है, या तो ये डेड कैट बाउंस हो सकता है, मतलब ऑलरेडी जो गिरा हुआ स्टॉक है उसमें इस तरह के स्पाइक्स आते हैं बीच बीच में। इसका मतलब ये नहीं ट्रेंड रिवर्सल हो गया। ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन चाहिए, या फिर एक कोई पैटर्न बने उसको यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए। तो वो चीज़ हमें इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अगर आप देखो तो इस तरह के, अगर हम हिस्ट्री इसी की देख लें तो ये देखिए अभी कुछ दिन पहले देखिए यहाँ पे, ये देख सकते हो कि आप कितनी अच्छी यहाँ पे तेज़ी बनी थी। अगर हम इस दिन का स्पेसिफिकली देखें तो ये 7.5% की तेज़ी है, ठीक है। उसके बाद भी गिरावट हुई है यहाँ पे। अगर आप देखो ये भाव तो 544 का है। अगर यहाँ पे फिर देखें, ये देख सकते हो यहाँ पे भी लगभग 3.5% की उतनी बड़ी तेज़ी नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे देख सकते हो ये तो जब अप ट्रेंड में था स्टॉक, तो क्या यहाँ पे तेज़ी है 10% का, लेकिन यहीं पे पीक बना था इसका 10% के आसपास यहाँ पे तेज़ी आई थी। उसके पहले और भी देखें तो यहाँ पे अगर आप देखते रहोगे तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये देख सकते हो कि बीच बीच में इस तरह के स्पाइक्स आते रहते हैं, लेकिन फिर ट्रेंड नहीं चेंज होता। ट्रेंड चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, ट्रेंड चेंज होने के लिए जैसे एक ट्रेंड लाइन आप तैयार करिए, चार्ट पे यही ट्रेंड लाइन आप ऐसे बनाइए। तो अगर जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक आप यहाँ पे उम्मीद करिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इसका ब्रेकआउट मिलेगा कहाँ, इसका ब्रेकआउट आपको मिलेगा इस पॉइंट पे, अप्रॉक्सीमेटली इसी पॉइंट पे मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से 480 के आसपास यहाँ पे भाव देख सकते हैं। 460 470 के आसपास ये आपको यहाँ पे ट्रेंड बदलता हुआ दिखेगा, मतलब कि जो ये लगातार डाउन ट्रेंड में स्टॉक कह सकते हैं आप, फिर अप ट्रेंड में आ सकता है। उसके पहले तो मेरे ख्याल से कुछ भी कंक्लूसिव नहीं कह सकते। ऑल टाइम लो पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था अभी एक दिन पहले। ऐसा कुछ क्या हो गया कि यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लेवल था 353 का लो बनाया था, उसके बाद फिर से एक दिन में सिर्फ बाउंस आया है। तो वेट कर सकते हैं इसमें, जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं उनको देखिए इस तरह का प्ले नहीं करना चाहिए कि कोई भी इस तरह इतना गिरा हुआ स्टॉक है तो ये सिर्फ समझ के ले लें कि ऑलरेडी कितना गिर चुका है, अब इससे ज़्यादा क्या गिरेगा। ये कॉन्सेप्ट लोग यहाँ भी लगाए होंगे कि तो 1000 से 600 हो गया, कितना गिर गया, अब क्या ही गिरेगा। फिर 500 पे भी लगाए होंगे, 400 पे भी लगाए होंगे, और यहाँ पे 350 तक गया था। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट चलता नहीं है। वेट कर सकते हैं, चार्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो ट्रेंड लाइन मैंने बताई बना के उसको यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और चलिए कंपनी के बारे में कुछ देखते हैं। तो इसका मार्केट कैप अगर आप देखो 1300 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस 395 है। 92 करोड़ हम लोग चार्ट पे देखें 353 का ऊपर से जस्ट आधा हो चुका है। अगर बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू आपको यहाँ पे 3 गुना दिख जाएगा, 3.2 टाइम्स कह सकते हैं आप। यहाँ पे ये जो है ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 26 है, लेकिन ये और कम हो सकता था। लेकिन यहाँ जो प्रॉफिट है कंपनी के, वो प्रॉफिट्स ही घट गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो
प्राइस में करेक्शन आया है वो प्रॉफिट्स के घटने की वजह से आया है और कोई रीज़न दूसरा दिखा नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो रिटर्न रेशियोज़ भी थोड़े से कम हुए हैं। यहाँ पे 20 के नीचे आए, 17 17.5%, ये 19% रोज़। कंपनी के ऊपर कर्जा है लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता 23% का। और यहाँ पे अगर देखो तो इंट्रिंसिक वैल्यू 350 है, घुमा कहाँ से 353 से। तो ये एक बार फिर से इंट्रिंसिक वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये काम किया है यहाँ पे। मतलब जो कंपनी की असली वैल्यू है 353 थी, माफ़ कीजिएगा 350 थी, और ये स्टॉक जो है 353 का लो बनाया है। अब उम्मीद करेंगे, हम तो अच्छा ही उम्मीद कर सकते हैं कि ये 353 का लो बना रहे। जैसे मैं चार्ट बता रहा था, ये डेड कैट बाउंस ना हो, कि मतलब बाउंस आया फिर धीरे धीरे फिर नीचे आ गया 350 के नीचे, वो उम्मीद करेंगे इस बार ना हो। ट्रेंड बदले 450 460 के ऊपर निकले, सस्टेन करें, फिर से नए तेज़ी के लिए तैयार हो, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं। प्रॉफिट का वेरिएशन देखें, बात करें तो 5 सालों में 14.5%। और यहाँ पे माफ़ कीजिएगा प्रमोटर होल्डिंग है जो कि थोड़ी बहुत यहाँ पे प्लेज की गई है, उन्होंने 56.5% से यहाँ पे प्लेज कर दिया उन्होंने 14% उसका। और प्रॉफिट के वेरिएशन की बात कर रहे थे, 5 सालों में 37.5% का है, 3 सालों में और भी अच्छा है। तो इसमें कोविड का ज़रूर स्मॉल बेस की वजह से हो सकता है देखने को मिले, लेकिन फिर भी अगर हम एक बार दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट देख लें दोस्तों कि क्यों यहाँ पे पिछला रिजल्ट कैसा रहा था, तो अगर आप देखो तो टॉप लाइन घट गई है क्वार्टर क्वार्टर। यहाँ पे देख सकते हो 406 करोड़ से 324 करोड़। ईयर ऑन ईयर बात करते हैं तो ग्रोथ है लगभग, आप कह सकते हो यहाँ पे लगभग 10% की ग्रोथ है टॉप लाइन में। लेकिन यहाँ पे ये फिगर देखो 18 18.5 करोड़ का, यहाँ पे 25.5 करोड़ का। लेकिन ये जो पिछले क्वार्टर में फिगर था ये काफ़ी बड़ा था, 46 करोड़ का था। तो क्वार्टर क्वार्टर काफ़ी ख़राब नंबर्स थे कंपैरिजन वाइज। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 करोड़ के आसपास का फिगर था, जो कि पिछले साल के बराबर था। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे और भी कम होते हुए दिखेगा। तो काफ़ी पुअर नंबर कंपनी लगातार पेश कर रही है। अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करते रहो तो यहाँ पे देख सकते हो 8 8.5 करोड़, फिर 8 करोड़, फिर बीच में 25-26 करोड़ अच्छे आए थे, लेकिन फिर यहाँ पे ये ख़राब हो गया। तो ये हम कंपैरिजन जो करेंगे, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं करेंगे, हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन लेके चलेंगे इस तरह की कंपनी के लिए। क्योंकि डिमांड देखिए फेस्टिव सीजन में हो सकता है ज़्यादा, इनके अप्लाइंसेस बिकें, बाकी सारे सीज़न में कम बिकें। तो ये देख सकते हो आप, ये है क्वार्टर नंबर 2, इसमें देखिए 26 करोड़ था, इधर 23 करोड़ था, तो इससे कंपैरिजन करेंगे। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो 8 करोड़ था, यहाँ पे 11 करोड़ था, तो ये हम कह सकते हैं ख़राब है। यहाँ पे 1 साल में जो है 3 करोड़ की कमी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल काफ़ी पुअर नंबर देखने को मिल रहे थे। इसके पीछे का रीज़न भी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है, देख सकते हो पिछले साल 280 करोड़ खर्च करते थे ये, इस साल ये 300 करोड़ हो गया, 20 करोड़ का जंप है। जितना टॉप लाइन में जंप हो रहा है उतना ही आपका यहाँ पे रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग या फिर जो भी खर्चे एक्सपेंसेस हैं जो भी हों उसमें खर्च आ रहा। तो ये प्रॉब्लम की बात थी यहाँ पे कंपनी के लिए। थोड़ा प्लेज है हिस्सा प्रमोटर का, ये भी ध्यान देना होगा कि प्रमोटर साहब यहाँ पे 56% हैं, लेकिन इसमें से 14% यहाँ पे प्लेज कर रखा है। FIIs लगातार एग्जिट ले रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9% थे, फिर यहाँ पे 10% भी के आसपास पहुँचे, फिर 8%, फिर यहाँ पे 8 के नीचे, फिर 7, फिर 5.5, लगातार एग्जिट कर रहे हैं DIIs, लेकिन थोड़ी सी मजबूती के साथ खड़े हैं। पब्लिक भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो आगे इसका क्या भविष्य है ये देखना होगा, क्योंकि चार्ट पे अगर हम बात कर ले तो 460 के ऊपर ही यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल का साइन मिलेगा। तब तक के हो सकता है लोग कहें कि यहाँ तो अभी 70 पॉइंट की दूरी है। तो बेसिकली 70 पॉइंट की दूरी ज़रूर है, लेकिन जो इसको प्ले करने की कोशिश कर सकता है वो ट्रैप हो सकता है फिर से उसी तरह। तो इसलिए उम्मीद करेंगे कि इसके ऊपर क्लोज हो, फिर अच्छे रिटर्न्स जो है 70 क्या यहाँ पे 200-300 पॉइंट के रिटर्न फिर आराम से देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ मेरा यहाँ पे अनुमान है। तो ये था स्टोवक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से रिलेटेड एनालिसिस, टेक्निकल और फंडामेंटल वाइज। अगर आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो अपना प्राइस ज़रूर कमेंट करें, और आप कितना टाइम दे सकते हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत लोग इसको होल्ड करते हैं परेशान हो रहे होंगे, तो उनको थोड़ी सी यहाँ पे मदद मिल सकती है इस वीडियो से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए।